हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करने वाले हैं आज बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी के ऊपर। काफी क्वेश्चंस इसके रहे हैं और इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स पे बात होती है जिन पे आपके क्वेश्चंस हो। तो काफी क्वेश्चंस रहे थे बारबेक्यू के ऊपर और इसके साथ एक तत्व चिंतन फार्मा उसको भी लेके काफी पूछा जा रहा है। तो दोनों का हम आज एनालिसिस करेंगे, सीखेंगे कि यहाँ पे फंडामेंटल कैसे हैं और टेक्निकल कैसे हैं और पता करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे वैल्यू बाय हो सकती है या नहीं हो सकती। लेकिन ध्यान रखिए, जो भी हम बात कर रहे हैं वो आपके लिए एजुकेशनल कंटेंट है, तो अपने एडवाइजर से बात करना ना भूले। आपके पास एडवाइजर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सेल्फ स्टडी करके ही कुछ काम करिए। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, 19 अक्टूबर को हमारा एक वेबिनार हो रहा है सैटरडे के दिन शाम 7 से रात को 9 बजे के बीच में। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप ज्वाइन ना कर पाए और आप रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं संडे को, तो उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। मोस्ट लाइकली आपको रिकॉर्डिंग जो है विद इन 24 आवर्स मिल जाती है, तो आप आराम से उसको देख सकते हैं रिकॉर्डिंग को आगे भी। तो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, वेबिनार में रजिस्ट्रेशन कराइए, जहां हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और ये भी देखेंगे कौन से सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं, कौन से चार्ट्स ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन करना ना भूले वेबिनार के लिए, आज ही लिंक पिन कमेंट में है और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बारबेक्यू नेशंस के ऊपर बात करते हैं, जिस हिसाब से आप इस कंपनी की फॉल देख सकते हैं कि कितनी जबरदस्त फॉल हुई है। एक कंपनी जिसका प्राइस लगभग यहां पर 1900-2000 रुपए की रेंज में था, वो स्टॉक यहां पर आपको 500 रुपए से नीचे के प्राइस पे अवेलेबल हो जाता है। तो यानी कि बहुत जबरदस्त गिरावट, 70-80% की गिरावट होने के बाद स्टॉक यहां पे हमें एक बेस बिल्डिंग करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी ही बेस बिल्डिंग यहां पर पीछे भी हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली उसका ब्रेकडाउन हुआ तो और नीचे आया। राइट नाउ ये उसके ब्रेकआउट पॉइंट के आसपास खड़ा है, तो क्या कुछ हो सकता है क्या? लेकिन इससे पहले हमें यह समझना होगा कि यहां पर फंडामेंटल्स कैसे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं, यहां पर आशीष कचोलिया जी जो हैं उनका भी पैसा लगा हुआ था। आशीष कचोलिया सर जो हैं उनका पैसा लगा हुआ था, लेकिन इन्होंने जो पैसा लगाया था वो निकाल लिया है और इन्होंने लॉस में एग्जिट लिया है। तो क्या ऐसा कह दिया जाए कि इनको इन्वेस्टिंग नहीं आती? 3000-4000 करोड़ के मालिक हैं, इनको पता है कि कब हमसे गलती होगी और कब उसे कैसे सुधारना है, वो इनको आता है। तो किसी स्टॉक में लॉस बुक होने का मतलब ये नहीं है कि आपको इन्वेस्टिंग नहीं आती, सबके साथ होता है। आप, मैं क्या, सब बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स को भी लॉस होता है। तो आशीष कचोलिया भाई साहब इससे निकल चुके हैं, जिसका हम शेयर होल्डिंग में प्रूफ भी देख सकते हैं। लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि लॉस सबको लगते हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले चलते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स पे। फंडामेंटल देखते हैं तो सबसे पहले ये समझिए कंपनी क्या करती है। 2006 से कंपनी चल रही है। क्या करती है? कैजुअल डाइनिंग चेन चलाती है इंडिया के अंदर। बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटल इज अ पायनियर इन ओवर द टेबल बारबेक्यू लाइव ग्रिल्स एम्बेडेड इन डाइनिंग टेबल्स। ये हमें पता होना चाहिए कि इसका बिजनेस क्या है, किस तरीके से काम करती है। बेसिकली आप ऐसे समझिए, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, उसी टाइप से इनके फाइन डाइन रेस्टोरेंट आप एक तरीके से कह सकते हैं होते हैं, और वहां पर आपको सर्विसेज दी जाती है। थोड़े से आप कह लीजिए रिच क्लास रेस्टोरेंट है, ऐसा आप समझ सकते हैं। अब वेल रिकॉग्नाइज ब्रांड है बारबेक्यू नेशन, ये आपको भी पता है। अभी तक 212 रेस्टोरेंट है इनके, 212 रेस्टोरेंट है, और इन्होंने, इनका टारगेट ये है कि और इनको बढ़ाने हैं। देखिए आपके आगे भी इनके जो फ्यूचर के प्लान है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इनके टारगेट ऐसे हैं कि इनको और अपने स्टोर्स की संख्या बढ़ानी है। अब इसको जरा समझ के देखिए, यहां पर रेस्टोरेंट कंपोजिशन कैसे है। मेट्रोज एंड टीयर 1 सिटीज में 162 इनके रेस्टोरेंट्स हैं, और यहां पर टीयर 2 और टीयर 3 में 50 स्टोर्स हैं इनके, यहाँ रेस्टोरेंट आप जो भी करना चाहे। और ये 220 करना चाहते हैं FY24 तक। जो भी चल FY24 गया उनकी प्लानिंग ये थी कि 220 तक करना है। ये ओल्ड इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये अपने आप को एक्सपेंड करना चाहते हैं, इतना पता होना चाहिए। ब्रांड पोर्टफोलियो में क्या है? बारबेक्यू नेशन जो इनका खुद का ब्रांड है, UBQ ये भी इनका खुद का है, डम सफर ये भी खुद का है। अब प्रीमियम कैजुअल डाइनिंग में क्या है? टॉस्कैनो, ये बैंगलोर के अंदर आपको ज्यादा मिलेगा, जहां तक मुझे पता है बैंगलोर और पुणे ये इनमें ज्यादा है टॉस्कैनो का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका एक ब्रांड है, मतलब वहाँ एक रेस्टोरेंट है, आप मान लीजिए जाते हैं, आराम से एंजॉय करते हैं, सिंपल बात ही है। ऐसे एक साल्ट है जो कि इन्होंने रिसेंट में एक्वायर किया था, और वहाँ पे भी आप जाइए, अलग अलग नाम से है। ये सिंपली आप ऐसे समझिए जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, उसने एक कैटेगरी अलग निकाल दी साबुन की और दूसरी डव अलग निकाल दी। देखो ये मेरी ऐसी है, ये वाली ऐसी साबुन है, ये आप ऐसा समझ सकते हो। ऐसे इनके अलग अलग ब्रांड है और आप उनमें जाकर अपना टाइम बिता सकते हैं, रेस्टोरेंट है, एंजॉय कर सकते हैं प्रॉपर्ली। अब रिवेन्यू बाइफर्फिकेशन देख लो, 85% जो है वो यहां पर आ रहा है रिवेन्यू कहां से? डाइनिंग से, और डिलीवरी सेल से भी 14% की रिवेन्यू इनकी आ रही है। आगे चलते हैं, यहां बात करिए, इसको समझिए आउटलेट रिवेन्यू बाइफर्फिकेशन कैसे है। ये देखिए मैच्योर आउटलेट जो हो गए वहां से अच्छी रिवेन्यू इनकी आ रही है, और वहां पे ओपीएम कितना है वो भी आपको दिख रहा होगा। और न्यू आउटलेट्स है, वहां से थोड़ी रिवेन्यू कम है और ओपीएम भी वहां डेफिनेटली कम ही होना है। एक्विजिशन की बात करें तो इन्होंने रिसेंट में एक्विजिशन काफी किए हैं, जिसके अंदर टॉस्कैनो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ऐसे ही इनके दूसरे ब्रांड भी जो है वो अक्वायर इन्होंने किए हैं। तो ये हमें बेसिकली पता होनी चाहिए सारी चीजें। अब आइए यहां पर बात करते हैं, ये कंपनी अपनी प्रेजेंस बढ़ा रही है कि नहीं बढ़ा रही। देखिए कंपनी डिजिटल एसेट्स कंट्रीब्यूटेड 29.6% ऑफ
Q2 FY24, Q2 FY24 लास्ट वाला, अभी वाला अब 25 है, ठीक है। रेवेन्यू एंड हैज 6.3 मिलियन ऐप डाउनलोड्स। ये हमें पता होना चाहिए कि भाई इस कंपनी के डाउनलोड्स ऐप के कितने हैं, क्या है, क्योंकि वहां से भी बहुत ऑर्डर होते हैं, डिलीवरी वाले भी होते हैं, प्लस बुकिंग जो है वो भी ऑनलाइन आप कर सकते हैं। आप अपनी टेबल पहले ही बुक कर सकते हैं इसकी एप्लीकेशन पे जाके। तो ये सारे बिजनेस मॉडल आपको पता होना चाहिए। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ आप इसको बुक कर लीजिए, ठीक है। और अब ये क्या कर रहे हैं, अपनी डिजिटल प्रेजेंस बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि ये लोगों से डायरेक्टली कनेक्ट हो पाए, और तो इसलिए डिजिटल प्रेजेंस बढ़ रही है। एप्लीकेशन वगैरह इन्होंने सब लोग निकाल रखी है, कैशबैक भी दे रहे हैं, लॉयल्टी पॉइंट भी दे रहे हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है। अब आइए बेसिक लेवल फंडामेंटल को थोड़ा देखते हैं, क्या बोलते हैं वो। तो देखिए मार्केट कैप बहुत कम है, लगभग 2-3 हज़ार करोड़ की कंपनी है, जो कि आई थी तब ये काफ़ी हाई थी, लेकिन अब कम हो गई है। करंट मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू आपके सामने है। स्टॉक का पी अवेलेबल नहीं है बिकॉज दिस इज अ लॉस मेकिंग बिजनेस। आरओसी बहुत कम, आरओई बहुत माइनस, क्या कह सकते हैं इसमें, मतलब फंडामेंटली तो यहाँ पे क्लियर पता चलता है, रिजेक्ट हो जाता है वैल्यूएशन के लिहाज से। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत खराब, डेट कंपनी के ऊपर है, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव पॉइंट। एंड ईपीएस नेगेटिव है बिकॉज पी है ही नहीं, वो हमें वहीं से पता चलता है। अनप्लेज है, चलो बढ़िया है। प्रॉफिट ग्रोथ खराब, मार्केट कैप टू सेल्स 2 टाइम्स है, जो कि दिख रही है कि ठीक है, थोड़ा ये ओवर वैल्यूड नहीं है, बाकी सब कुछ ओवर वैल्यूड है। फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास ठीक ठाक है, ये भी बढ़िया कहा जा सकता है। अगर इंडस्ट्री की पी देखें तो 315 के आसपास है, तो इसीलिए इस लॉस मेकिंग बिजनेस में थोड़ा कुछ बचा है और यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट है, क्योंकि इंडस्ट्री की पी इतनी भयंकर चलती है। आइए उसको देखते हैं, यहाँ बात करिए। ये पूरे इंडस्ट्री का डाटा है यहाँ पे। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जो क्यूएसआर है हमारे, जुबिलेंट फूड की पी देखिए, ये सबसे सस्ती पी है, आप ऐसा समझिए। देवयानी की देखिए 300 पार, वेस्ट लाइफ की 300 पार, सेफायर की 300 पार, ये मतलब ये इनके पी रेशियोज है, आप सोच के देखिए। रेस्टोरेंट ब्रांड ये भी लॉस में है, बारबेक्यू लॉस में चल रहा है, कॉफी डे जो है इसकी तो पहले से ही हालत खराब है। तो ये सारी चीज जो आपको दिख रही है ना, इसमें आप सोच के देखिए कि ये कंपनी यहाँ पे लॉस मेकिंग है। अब आइए क्या इनकी वैल्यू कुछ है या मार्केट कैप के हिसाब से देखिए, जुबिलेंट का मार्केट अब अलग है क्योंकि वो डोमिनोज को बहुत एक्सपेंड कर चुका है, उसके पास साधन भी है। देवयानी की बात की जाए तो वो भी कोस्टा कॉफी और पिज्जा हट को काफी बढ़ा चुका है, तो उसके पास भी साधन है। वेस्ट लाइफ डोमिनोज वाला है, सेफायर फूड भी, ये दोनों काम ही करता है। अब यहां पर अगर हम बारबेक्यू नेशन का मार्केट कैप देखें तो कुछ भी नहीं है, बहुत कम है। और यहां पर साथ में अगर आप देखेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू, तो बारबेक्यू नेशन की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं नजर आती। यानी कि अगर हम एज अ फंडामेंटल मेथड को फॉलो करें जो वैल्यूएशन के लिहाज से चलते हैं, तो इंट्रिंसिक वैल्यू उस कंपनी कुछ है ही नहीं, और ये तब तक नहीं होगी जब तक कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट पोस्ट करना शुरू नहीं कर देती। ये हमें पता होना चाहिए। लेकिन कई लोगों को क्या होता है कि यार प्रॉफिट तो हो सकता है बाद में, जोमेटो की तरह हो सकता है ना बाद में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी लेने का मौका और फिर मिस हो जाए। अब मेरा भी एक क्वेश्चन है उनसे, जब पता चल रहा है कि जोमेटो का चार्ट बुलिश हो रहा है या फिर जोमेटो हमारे सामने फंडामेंटली स्ट्रांग हो रहा है, तब लेना ज्यादा बेटर है या अब लेना ज्यादा बेटर है, सोच के देखिएगा, ठीक है। आगे आगे बात करते हैं, इसको समझते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स को। देखिए कंपनी की अगर आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे, रिसेंट में जून का डाटा देखिए और इसे पिछले जून से, तो सेल में कोई ग्रोथ नहीं है। मार्जिन इन्होंने बढ़ा लिए इसलिए थोड़ा बहुत वो कुछ निकल के आ गया, वरना सेल्स में कोई ग्रोथ नहीं थी। अगर इसी को आप नेट प्रॉफिट को देखेंगे या लॉस को देखेंगे तो आप पिक्चर देख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब ईयरली ग्रोथ 0/लुल। यहाँ पे आइए जून में, लास्ट 2022 में, तब मार्जिन अच्छे थे तो देखिए प्रॉफिट्स भी निकल के आ गए। द अल्टीमेट थिंग इज मार्जिन आपको बहुत तगड़े रखने होंगे, 20-25% के मार्जिन रखोगे तब इस बिजनेस में टिक पाओगे, वरना नहीं टिक पाओगे। या फिर सेल्स को जबरदस्त बढ़ाओ। अब सेल्स बढ़ना किसके ऊपर है भाई? अमीरों के ऊपर है। आप कहोगे अमीरों के ऊपर क्यों? क्योंकि इनके रेस्टोरेंट में वही जाते हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा हो, क्योंकि वो बारबेक्यू के ऊपर सारा कुछ करते हैं अपना। तो जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, जिनको वैसा चाहिए, अपने देसी आदमी नहीं जाते, मैं सही बताऊं तो देसी आदमी नहीं, उनके लिए तो कहते हैं ना शांति से खाना खाने वाला वो रेस्टोरेंट चाहिए, वो देसी आदमी नहीं जाते। यहाँ पे जिनको किसी को कपल है, किसी को टाइम पास करना होता है, वो जाके बैठ जाते हैं। या मान लीजिए कोई अमीर है जिनको अपनी फैमिली के साथ लाना है या फाइन डाइन रेस्टोरेंट चाहिए बढ़िया वाले, तो वो जाते हैं मोस्टली। तो अमीरों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है, क्योंकि मिडिल क्लास इतना खर्चा नहीं करेगा फ्रेंकली स्पीकिंग। तो ये हमें चीज़ पता होनी चाहिए। तो अमीर लोग जितना पैसा देंगे उसके ऊपर है, बट अमीरों की भी एक कैपेसिटी होती है, वो ऐसा नहीं किसी भी चीज़ के लिए दे दे, वो भी करते हैं ये सारी चीज़ें। तो ये हमें पता चल रहा है कंपनी इज अ लॉस मेकिंग बिजनेस। और कब से? खाली बीच में ये एक क्वार्टर प्रॉफिटेबल हुआ था दिसंबर वाला, और उससे पहले लगातार देखिए 1 2 3 4 5 ये 5वां क्वार्टर है। अगर हम देखना चाहें पिछले 2 साल 2.5 साल में लगातार लॉस पोस्ट किया है, तो ये नेगेटिव चीज है, ये हमें ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ईयरली पीएनएल को देख लीजिए। 2018 का नुकसान देखिए, 19 का देखिए, 20 का देखिए, 21 का देखिए, 22 में थोड़ा कम हुआ, दैट इज गुड। 23 में वो एक छोटा सा प्रॉफिट दिखा रहा है, 24 में भी लॉस है, और यहां पर 25 में, मतलब यानी अभी जो ट्रेलिंग 12 मंथ चल रहे हैं उसमें भी लॉस नजर आ रहा है। अब अच्छी चीज पता है क्या हो सकती है कि अगर ये कंपनी लॉस टू प्रॉफिट होती है, क्या होती है? लॉस टू प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है, तो एक टर्न अराउंड स्टोरी बन जाती है।
लॉस टू प्रॉफिट मेकिंग आती है तो। बट उसके लिए भी अगर 2 क्वार्टर भी अगर लगातार प्रॉफिट पोस्ट करे तो इसको रिव्यू की लिस्ट में डालना मेरे हिसाब से ज्यादा सेफ होगा। हालांकि चार्ट क्या बोलता है उसके ऊपर हम अलग से चर्चा करेंगे। आइए आगे बात करते हैं। यहां पर देखिए ग्रोथ कैसे रही है, तो 5 साल की ग्रोथ मैं तो अच्छी नहीं कहूंगा, 3 साल में बढ़िया कह सकते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ नहीं कही जाएगी अच्छी, 3 साल की ठीक ठाक कही जा सकती है। और आगे चलते हैं यहां पर, अब देखते हैं CAGR तो कुछ है ही नहीं, रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ है ही नहीं, माइनस में, क्या बोला जाए इसके ऊपर। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न को जरा समझिए। प्रमोटर्स के पास कितना है अभी 33%, FIAs ने थोड़ा सा यहाँ पे माल लिया है, DIAs ने थोड़ा सा माल दिया है, पब्लिक के पास लगभग उतना ही है जितना पहले था। इंटरेस्टिंग चीज देखिए यहाँ पर, आइए यहाँ पर देखिए, ये जो नाम आपको दिख रहा है ये नाम है आशीष कचोलिया जी का। यहाँ पर आप देखते जाइए, ये नाम किसका है, आशीष कचोलिया जी का ये नाम है। तो अब वो अपने नाम से तो एग्जिट कर चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हैं जून के शेयर होल्डिंग में डाटा नहीं है। अब पूरा एग्जिट किया या 1% से कम किया हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता चलता है कुछ कम तो किया है। हो सकता है इस अकाउंट से कम किया हो, वाइफ के अकाउंट में बाय कर लिया हो। आपको और मुझे पूछ के थोड़ी करेंगे, समझो इस चीज़ को, आपको और मेरे को कुछ नहीं पता होता इन चीज़ों का, लेकिन हमें इतना पता है कि कंपनी का बिजनेस अभी लॉस मेकिंग है। राइट नाउ आशीष कचोलिया साहब की होल्डिंग नहीं आती। हम मानते हैं कि उन्होंने पक्का एग्जिट किया तो लॉस बुक करके ही किया होगा, अगर अपने अकाउंट में बेच के किसी और अकाउंट में लिया है तो अभी हमें पता तो होगा कि हाँ यहाँ पे ये सारी चीज़ जो है वो किस तरीके से काम करी है। यानी कि कोई भी रिटर्न्स बड़े इन्वेस्टर्स को भी यहाँ नहीं मिले, लेकिन उन्होंने पैसा लगाया था। यानी कि कंपनी के पास कोई ना कोई विजन जरूर होगा आगे का, तभी उन्होंने पैसा लगाया, वरना वो पैसा नहीं लगाते। अब अगर वो कंप्लीट एग्जिट कर चुके हैं तो उनको भी कुछ नेगेटिव दिखा होगा। हम उसकी बात चार्ट पे भी करेंगे, देखेंगे कि चार्ट क्या बोलता है। लेकिन फंडामेंटली देख के इतना पता चल गया, फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं, सॉलिड बिजनेस नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई मैं तुम्हारे पास ही जाऊं, तो और भी मार्केट में बहुत ऑप्शन है मेरे पास, मैं कहीं भी जा सकता हूं। कोई ऐसी ब्रांड बिल्डिंग अभी तक नहीं हुई है, हालांकि बन रही है बारबेक्यू नेशन की, बट अभी तक उतनी नहीं हुई है कि एक रिच ब्रांड बन जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो कुछ मजेदार फंडामेंटल नहीं है जिसकी वजह से ऐसा हो कि यार वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, मुंह में पानी आ गया यार इसके वैल्यूएशन देख के, लगाते हैं पैसा। कुछ ऐसा नहीं नजर आया मुझे तो फंडामेंटल में, और मैं गलत भी हो सकता हूं। फिलहाल चार्ट पे चलते हैं, लेट्स सी चार्ट क्या बोलता है। तो अब हमारे सामने चल रहा है बारबेक्यू नेशंस का चार्ट। जरा ध्यान से इसको देखने की कोशिश करिए। इतनी जबरदस्त देखिए, एक पहले तो राइड बनी थी शानदार, उसके बाद एक टॉप लगा, टॉप लगने के बाद ये IPO प्राइस के भी नीचे आ गया। ओके, ये हमें पता चला भाई IPO प्राइस के भी नीचे। लेकिन अब एक चीज सोचिए, जिसने यहां पे पैसा लगाया था कब भाई, यहां पे 2021 अप्रैल में, ठीक है, उसने पैसा लगाया, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर बना और अभी तक कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी, तो उसको 4 साल बाद में भी रिटर्न 0 है और इन्फ्लेशन का नुकसान हुआ वो अलग। तो इसलिए एक चीज क्या सीखने को मिली, शेयर जब ऊपर जाते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग मस्ट है। इंडिकेशन आने पे करो या कॉस्ट निकाल के फ्री के छोड़ो, जो करना है वो करो, अपना पैसा ब्लॉक मत करो, बस मेरा तो इतना कहना है। और बाकी आपकी इच्छा है भाई, सबकी अलग अलग थिंकिंग है। अब यहां पर नीचे आने के बाद एक अच्छी चीज क्या हो रही है, द कंपनी इज ट्राइंग टू फॉर्म अ बेस। अब इसको जरा ध्यान से देखो भाई, मेरे को तो तगड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है यार, चार्ट बड़ा अट्रैक्टिव है। फंडामेंटल क्या है मेरे तो 0 समझ में आए, चार्ट एकदम हीरो बन रहा है यहाँ पे, ये पता चल रहा है भाई। तो देखो फंडामेंटल तो कुछ नहीं थे, चार्ट जबरदस्त इंडिकेशन दे रहा है भाई कुछ हो सकता है। अब कोई कहेगा चार्ट अप्लाई नहीं होता, फंडामेंटल अप्लाई होते हैं, तो कौन बोल रहा है कि चार्ट अप्लाई करो, फंडामेंटल अप्लाई करो? जिसके जो मर्जी है वो करो, सबके अपना अपना स्टाइल होता है, जिसको जो करना है वो करिए, लेकिन आप उस मेथड पे टिके रहिए, तब आपको कुछ होगा। चार्ट से कुछ नहीं होगा, इससे नहीं होगा। देखो भाई, जिसको नहीं पता उसके लिए तो अंगूर खट्टे ही होंगे, क्या समझाएं उस चीज को। लेकिन आपको जो आता है आप उसको लेके काम करिए, आप आगे बढ़िए, जो चीज आती है उसको लेके करिए। मुझे चार्ट थोड़ा बहुत आता है तो इसको लेके थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, और ऐसा नहीं ऐसा नहीं देते, हम भी बहुत बार देते हैं, तो देते हैं, इसमें क्या है। अब ये पता चल रहा है कि यहां पे भी कंसोलिडेशन हो रहा है, इधर पीछे काम कर चुका है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन और चला जाए। लेकिन ये अगर इसके ऊपर टिक रहा है तो दैट मीन्स कुछ तो पॉजिटिव हो सकता है, ये हमें पता चल रहा है। इतनी डाटा तो हमें मिली कि भाई वीकली चार्ट क्या कोशिश कर रहा है। आइए इसको वापस से हम वीकली चार्ट को सही करते हैं, इसको डिलीट मारा। ध्यान से देखिए, वीकली चार्ट कोशिश कर रहा है बेस बना के ब्रेकआउट करने की। किसकी कोशिश कर रहा है? बेस बना के ब्रेकआउट करने की। यानी हमें क्या पता चला, वीकली ट्रेंड क्या है, वीकली ट्रेंड क्या है, साइडवेज, यहां पे हम लिख लेते हैं साइडवेज टू बुलिश। क्या ट्रेंड है भाई? साइडवेज टू बुलिश। पता चल गया? बिल्कुल चल गया, ठीक है। अब मंथली ट्रेंड देख लें एक बार, पहले वो देख लेते हैं, फिर आगे का डिस्कशन करेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं यहां से, और ये मंथली ट्रेंड पे आ जाते हैं। इसको जरा ध्यान से देखिए। हाँ, मंथली ट्रेंड क्या बोल रहा है, देखो पिछले 4-5 महीने से 1 2 3 4 5 पिछले महीने के लो के नीचे भी नहीं आ रहा, ये भी अच्छी चीज माननी पड़ेगी। तो मंथली ट्रेंड क्या है, ये अभी फिलहाल उतना बुलिश नहीं हुआ है। ये ऐसा दिखा रहा है मुझे, जो मुझे अंदर से लग रहा है फीलिंग, कि अभी मंथली चार्ट पे ना ये जो वेव लग रही है ना आपको, ये वाली वेव, ये दिख रही है आपको बढ़िया से, बोलो दिख रही है? दिख रही है ना? मुझे लगता है इस वेव के अंदर टाइम पास हो सकता है, ऐसे ऐसे करके जाएगा या कैसे जाएगा पता नहीं, लेकिन टाइम पास पेंडिंग है। यानी क्विक कोई बड़े मोमेंटम आ जाए,
इसके संभावनाएं थोड़ी सी कम है। हाँ, यहां तक के तो हैं, लेकिन उसके बाद क्या करता है वो थोड़ी संभावनाएं कम है। इतना पता चला। मंथली चार्ट अभी साइडवेज है, कोई बहुत बड़ा ट्रेंड यहां पे नहीं बना, ये हमें आइडिया लगना चाहिए। कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट पे। अच्छा आओ भाई डेली चार्ट पे आओ। डेली चार्ट पे एक इंटरेस्टिंग डाटा मिला। क्या मिला? देखो ये 200 दिन के मूविंग एवरेज की लाइन है, दिख रही है। इस लाइन के लगातार नीचे था पिछले 1-1.5 साल से, दिख रहा है 1-1.5 साल 2 साल से इसके नीचे था। लगभग नवंबर 2022 में इसके नीचे आया था, उसके बाद से नीचे है। नवंबर 2024 आ रहा है तो इसके ऊपर आके रुका नहीं। ये क्या हो रहा है, 2 साल बाद इसके ऊपर आके टिक रहा है। देखो प्रॉपर यहाँ पे, अगर इसे नीचे जाना होता ना तो यहां पर देखो आने के बाद इसको बेचारे को फेंक दिया जाता। यहीं पे टिका, और टिकने के साथ साथ इंटरेस्टिंग चीज क्या, यही लो को बनाया अपना सपोर्ट। अब बोलो समझ आया कि नहीं आया? बोलो आया। अब बाय सेल करना कि नहीं करना वो आप जानो, आपका काम जाने, लेकिन सिखाने के लिए हम बैठे हैं, पूरा तैयार करेंगे एकदम। ये देखो इसके ऊपर टिक रहा है। ये एक सून ब्रेकआउट कैंडिडेट हो सकता है, या फिर आप कह सकते हो पोटेंशियल ब्रेकआउट कैंडिडेट हो सकता है। ये हमें पता लग रहा है, इतना तो हमें आइडिया लग रहा है कि एक बड़े रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो सकता है। अच्छा वो रेजिस्टेंस लगभग इस रेंज के आसपास है। अरे ये रेंज क्या है ये तो बताओ। तो आओ ध्यान से सुनो। देखो लगभग 685-90 रुपए के ऊपर क्लोज करता है। तो ये भाव लास्ट ईयर अक्टूबर 2023 में था। तो ये लगभग मेरे हिसाब से, देखो छोटी मोटी नॉलेज के हिसाब से, तो 1 साल बाद का ब्रेकआउट हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो उसके अंदर बोलो स्विंग बनते हैं कि नहीं बनते हैं? बनते हैं। मोमेंटम बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। अब हमें क्या करना है, उसके ऊपर हमें खुद डिसीजन लेना होता है। लेकिन इतनी चीज पता चली, चार्ट पे कुछ हो रहा है। क्या ये कंपनी लॉस टू प्रॉफिट हो सकती है? हो सकती है भाई, क्या पता, कुछ पता नहीं है। आइए यहाँ पे चलते हैं वीकली चार्ट पे वापस, इसको समझिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, हम थोड़ा सा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। आइए इसको समझते हैं। देखिए हम मानते हैं कि कोई बंदे जो बेचारे ऊपर से लेके बैठे होंगे, कोई स्मार्ट प्लेयर भी होगा जो ऊपर लेके बैठ गया होगा, जैसे कि आपने देखा बड़े इन्वेस्टर्स के नाम भी थे, या वो पीछे से लेके बैठे होंगे स्मार्ट प्लेयर भी। तो क्या वो इसे अब इस पॉइंट पे बेचने का सोचेंगे? भाई मेरे हिसाब से शायद कम सोचें, और मैं गलत भी हो सकता हूं। शायद वो कम सोचेंगे, वो उसे एज इट इज रखना पसंद करेंगे कि ठीक है पड़ा रहने दो, आएगा, क्योंकि बेस बिल्डिंग हो रही है। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि होता तो कम है कि वो बेच दें, वो बेचते तो नहीं है। आइए 1 मिनट यहां पर चलते हैं। आइए अब इसको समझिए। हम बात करते हैं क्या कोई यहां पे फ्रेश पैसा लगाएगा? एक चीज सोचो, फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं फंडामेंटल अच्छे हो। क्या हो? फंडामेंटल अच्छे हो। तो इसके अच्छे हैं ना? नो, नेवर, बिल्कुल नहीं है। बढ़िया नहीं है अभी फिलहाल, आज की डेट में नहीं हो सकता 6 महीने बाद हो जाए, आज तो नहीं है। अब क्या टेक्निकल बहुत सॉलिड है? तो भाई टेक्निकल सॉलिड है, लेकिन फॉर रिस्की प्लेयर, किसके लिए? रिस्की प्लेयर्स के लिए हैं। ये वाले सॉलिड हो रहे हैं, कोशिश हो रही है बुलिश होने की। अब ये तो हमें पता चल गया कि भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने के लिए चीज देखी जाती है। तो यहां पे रिजेक्शन आ गया अगर हमें, तो यहां पर पैसा किसका लग सकता है? जो बड़े रिस्की प्लेयर हैं वही पैसा लगाएंगे। क्या सेफ प्लेयर को पैसा लगाना है यहाँ पे? भाई आंसर है सेफ के लिए तो क्लियर नो हो जाता है एज पर माई एनालिसिस। वो तो पैसा यहाँ नहीं लगाते। बाकी देखो अपने अपने एडवाइजर से सब बात करते हैं, क्या करते हैं वो उनकी इच्छा है। लेकिन हमें इतना पता चलता है कि सेफ प्लेयर्स के लिए ऐसी कंपनी जैसे फंडामेंटल या ऐसे तरीके जो होते हैं वो थोड़े से बचने वाले होते हैं, कि उनसे थोड़ा दूरी बनाई जाए। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। ओके, मास्क मतलब क्या? अपनी सेफ्टी देख लो, ये आपको नहीं करना है। वो सारी चीज डिसाइड करनी होती है, अपने एडवाइस से बात करते हैं। लेकिन एक चीज हम देख सकते हैं, क्या यहां पर क्या स्विंग्स वाले आ सकते हैं? क्या स्विंग ट्रेडिंग करने वाले कुछ बुल्स होते हैं, वो यहां पर एंट्री मारते हैं क्या? क्या कोई बड़े स्विंग्स वाले बुल्स जो है वो यहां पे आएंगे, वो कुछ करेंगे यहां पे? तो चांसेस हैं, हाँ बिल्कुल। कब? ₹690 के ऊपर की क्लोज मान लो। 690 के ऊपर अगर क्लोज कर गया ना, तो शायद यहाँ पे कुछ मोमेंटम बन सकता है। इतना हमें आइडिया होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद में क्या? उसके बाद में देखो यहाँ पर हम ऊपर के 2 रेजिस्टेंस देखते हैं जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो जो मुझे नजर आता है, देखिए मैं आपके सामने लगा देता हूँ। पहला तो यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, लगभग 740 रुपए के आसपास का। ओके, तो हम लिख लेते हैं ₹740, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। देन 790, ये देखो ये 790 800 वाला ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज होगा। ओके, तो यहाँ पे ये निकल के आते हैं कि स्टॉक में पोटेंशियल होगा, वहां तक एक बार जंप दिखा दे, एक बाउंस आ सकते हैं। चार्ट ऐसा बोल रहा हो, चार्ट गलत भी हो सकता है, मैं भी गलत हो सकता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद सपोर्ट क्या? सपोर्ट रहेगा ₹600 का। इस बात का हमें प्रॉपर ध्यान रखना होगा। सपोर्ट 600 के आसपास का रहेगा, इस बात को आप नोट डाउन करके रखिए। इन लेवल्स के ऊपर सक्सेसफुली टिकने के बाद ही कुछ और मोमेंटम होंगे। यानी बारबेक्यू नेशंस में एज पर माय पर्सनल एनालिसिस जो मुझे लग रहा है, देखिए इसको जरा ध्यान से, कि ये उनके काम का है आज की डेट में
जो एक रिस्क ले सकते हैं और आने वाले साल 2 साल वेट कर सकते हैं, उनके काम का है। एक रिस्की प्लेयर के काम का स्टॉक बन जाता है। मैं अगर सेफ प्लेयर हूं, मेरे काम का ये बिल्कुल नहीं है अभी की डेट में, मुझे अवॉइड करना चाहिए। हाँ, मैं कोई स्विंग खेलना चाहता हूं तो मैं देख सकता हूं, बट बी रेडी कि ये लॉस मेकिंग कंपनी है। लॉस मेकिंग कंपनीज में सबसे बड़ी कमी क्या होती है मालूम है? मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए ना, इनकी कुटाई हो जाती है कि तुम आओ पहले, तुम्हें ठोकेंगे, तो इनकी सबसे पहले कुटाई होती है। अब अच्छी चीज क्या लगी मुझे इसकी, मार्केट की रीसेंट प्रॉफिट बुकिंग में स्कोर जो है वो नीचे की तरफ हमें नहीं देखा। देखो मैं दिखाता हूं यहां पे, समझो ये नीचे की तरफ नहीं है, ये साइडवेज रही, तो मुझे ये चीज बढ़िया लगी कि यार कुछ तो बात है इसमें, तभी नीचे की तरफ नहीं है। बट फिर भी लॉस मेकिंग तो लॉस मेकिंग ही है ना। अब एक चीज और, क्या देखिए, मान लीजिए हम मान लेते हैं कि जीवन में एक ही बार पैसा लगाने की अपॉर्चुनिटी है, आगे हो सकता है भाव देखने को मिले ही ना, तो क्या? तो देखो, हमेशा अगर आप फंडामेंटल बेसिस पे काम करते हैं तो आप ध्यान रखिए इस चीज को, आप 1-2 क्वार्टर को प्रॉफिटेबल होने दीजिए, प्रॉफिटेबल होने दीजिए एंड कंपनी के थोड़े एक्सपेंशन प्लान को पढ़िए। अभी की डेट में जो था मैंने आपको बता दिया, थोड़ा एक्सपेंशन प्लान आप देखिए, उसके बाद आप सोचिए कि रिव्यू करिए कि आपको लगाना होता है या नहीं लगाना होता। मेरी एनालिसिस तो यही कहती है। जब आप टेक्निकल बेसिस पे जाते हैं ना, टेक्निकल बेसिस पे, तो हमेशा ध्यान रखिए फिर कि जब आपको लगे कि चार्ट बुलिश होने शुरू हो चुके हैं, जब आपको लग जाए कि चार्ट बुलिश होने शुरू हो चुके हैं और अब आपके लिए एक आप लॉस मेकिंग कंपनी में पैसा लगाने को तैयार हो, तब भी हमेशा हमें हमारे इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस को क्लियर करके ही पैसा लगाना चाहिए। अब वो इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म के लिए अलग होते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए वो होते हैं जो अभी तक लो बना है। तो यानी कि इस केस में मानो अभी तक ये लो बना है 450, 480 जो भी बना है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल होता है। तो हमें खुद क्लियर करना है कि हमें फंडामेंटली जाना है, टेक्निकली जाना है। पर्सनली मेरा बताऊं तो भैया मैं थोड़ा सा इसमें बचना पसंद करूंगा। मैं अगर करूंगा तो शायद कोई स्विंग कर लूं, फिलहाल ना मैं इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, ना कोई मेरा कोई ऐसा इरादा है कि मैं इसमें रिस्की प्लेयर बनके आने वाले 5-10 साल के लिए पैसा लगाऊं। जबकि ये मुझे दिख रहा है कि ये सिनेरियोज वो हैं जो बॉटम आउट बनाते हैं। लेकिन डर क्या है कि एक बार इन लेवल्स के आसपास का ये जो लेवल आपके पास आ रहा है, इन लेवल के आसपास जाके थोड़ा रुके, फिर कुछ करे, तो हम देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। इन्वेस्टमेंट पर्पज से, स्विंग से नहीं, स्विंग तो कोई भी कर सकता है, तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से मैं उसके ऊपर देखना ज्यादा पसंद करूंगा। और मैंने आपको अपना पर्सनल जो ओपिनियन है वो बताया, मैं गलत भी हो सकता हूं, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है और नोट डाउन करके रखना है। तो ये बारबेक्यू नेशंस के ऊपर एनालिसिस था। आप लोग कब से वेट कर रहे थे, तो आज हमने दे दिया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। किसी तरह से कोई कमी रही हो, कुछ डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और ऐसी एनालिसिस अगर आप 1-to-1 सीखना चाहें तो उसके लिए आप वेव एनालिसिस में आइए, जहां 1-to-1 सीख सकते हैं। एक समय पे एक इंसान हमारे साथ सीखता है, उसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क करिए या फिर व्हाट्सअप कर दीजिए कि आपको वेव एनालिसिस की जानकारी चाहिए, टीम आपको जानकारी भेज देगी। एंड अगर आपने वेबिनार ज्वाइन नहीं किया है, अगेन रिमाइंडिंग, वेबिनार का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में है, ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी ही रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, लिमिटेड सीट्स रहेगी हमारे पास में। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए आप यूट्यूब के ज्वाइन बटन पे क्लिक करिए और कनेक्ट हो जाइए। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।